नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। रानी विद्या मंदिर ग्रुप ऑफ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। होप आप अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 9 के इतिहास विषय में जो हमारा प्रथम खंड है, मतलब कहता है उनका सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें हमारा प्रथम खंड है जो इतिहास विषय का है। हम उसमें जो भी हमारे जो है चैप्टर दिए हुए हैं उनमें पढ़ेंगे उनके बारे में। तो अभी आपके सामने खंड फर्स्ट में जो हमारा दिया हुआ है घटनाएं व प्रक्रियाएं, इसको हम थोड़ा सा ज़रा देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इस खंड में आप फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, नात्सीवाद के उदय का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक विश्व की रचना में इन तीनों घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब ये तीन घटनाएं जो रही हैं बहुत ही मतलब आधुनिक विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं। इन घटनाओं के बाद से विश्व के इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। लोग सत्ता चलाने के चाहे तरीके हों, चाहे वो राजशाही से का सिस्टम ख़त्म पतन की तरफ जाने लगा और जो वहाँ पर उस तरीके की सरकारें थीं जो चाहे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई हों, लोकतांत्रिक तरीके से चुन के सरकारें आईं, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई, मार्क्सवाद का उदय, कई सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए हम इसमें आगे देखते हैं और हमें क्या क्या ये इस पार्ट में पढ़ना है। अध्याय 1 में हमें फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ना है। जैसा कि ऊपर दिया हुआ है फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, तो हमें अध्याय फर्स्ट जो है हमारा उसमें हमें फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ना है। आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता और सहज सुलभ और सामान्य मान कर चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ। का कहना है कि भाई आज के टाइम पे जैसे है कि आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज और सुलभ मानते हैं। कि आज के टाइम पर हम सोचते हैं कि बड़ी आज़ादी तो बड़ी इजी है, बड़े आराम से देखो हम रहते हैं, हमारा देश आज़ाद है। लेकिन ये इतनी सरल नहीं थी। तो ये इसमें जो किताब में ये हमें यही समझाने की कोशिश की जा रही है। जब आगे इसमें पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि आज हम जिस स्थिति में पहुँचे हैं, कितने सालों का कितने लंबा एक संघर्ष इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सबका भी एक इतिहास रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया और विशेषाधिकारों की आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई। मतलब भाई पहले राजा होता था, उसके अपने विशेष अधिकार होते थे, लेकिन अब फ्रांस में जब क्रांति हुई उसके बाद से एक नई तरीके की व्यवस्था वहाँ पर चल पड़ी। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का घोतक था। मतलब पहले भाई राजा के ही नाम सत्ता होती थी, राजा की ही सत्ता होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों का एक दखल स्टार्ट हुआ। जो वहाँ पे जनता थी, जनता ने अपने देश को लेकर सोचना शुरू किया, अपने किस तरीके से सरकारें चलाई जाइए। आम लोगों का काम नहीं होता था ये सब। सबके एक समान अधिकार होते हैं और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है। मतलब इन्होंने जब आगे ये घोषणा पत्र दिया तो उसमें ये सब चीज़ें करी। हाँ, इसमें आगे हम पढ़ते हैं। यह सोच राजनीति की नई भाषा का हिस्सा बन गई। मतलब ये एक तरीके से फ्रांस की क्रांति होने के बाद पूरे यूरोप में, उसके बाद आगे चल के पूरे विश्व में एक तरीके से ये एक नया राजनीतिक का कल्चर डेवलप हुआ। एक तरीके से एक नई तरीके की संस्कृति डेवलप हुई कि लोकतंत्र होना चाहिए, राजशाही नहीं होनी चाहिए। इस तरीके का एक अलग तरीके की चीज़ें उसके बाद से होने लगी। समानता और स्वतंत्रता की यह सोच नए युग का केंद्रीय विचार थी, लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों को नाना रूपों में समझा और साधा गया। जैसे कि हमने बताया ना कि कई जगह लोकतांत्रिक तरीके आए हुए, कई जगह समाजवादी गवर्नमेंट बनी, कई जगह कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी। इस तरीके से जैसे इसमें दिया हुआ है, भारत और चीन, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन ने कई ऐसे विचारों को जन्म दिया जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे। लेकिन इन आंदोलनों की भाषा और मुहावरे को 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घटनाओं से वैधता मिलती रही। ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या कहने की कोशिश की है कि जो हम भाई हमारे यहाँ मतलब जो है, जो इसके बाद आगे जब भाई क्रांतियाँ हो गई, उसके बाद उपनिवेशवाद आया। जो देश शक्तिशाली देश थे या जो देश ऐसे थे जो विकसित देश थे, उन्होंने दूसरे देशों पर अपने उपनिवेश बनाना शुरू किया। उसके बाद से उपनिवेश
को के विरोध को लेकर एक तरीके की नई क्रांति पनपी। तो ये उसके बारे में उन्होंने दिया हुआ है कि भारत और चीन, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन ने कई ऐसे विचारों को जन्म दिया जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे। इन आंदोलनों की भाषा, मुहावरे 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घटनाओं से ही पता मिलती। मतलब हम जब अपनी आज़ादी की लड़ाई की बात करते हो, कहीं ना कहीं वो हमारी ये पुरानी जो घटनाएं रही इतिहास में, चाहे फ्रांस की क्रांति रही और उसकी क्रांति रही, कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी बहुत हमें इन चीज़ों में छवि देखने को मिलती है। वो राजा के विरुद्ध उनका संघर्ष था और हमारा जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थी, ब्रिटेन थी, फ्रांस जो ये शक्तियाँ थी, इनके खिलाफ हमारा संघर्ष था। चलिए आगे चलते हैं इसमें। तो अभी हम इसको यहीं तक ही रखते हैं, मैं केवल ये इतना पोर्शन है इस पे करते हैं, क्योंकि हमें जो इसमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है फ्रांस की क्रांति के बारे में आज। ठीक है, आगे का हिस्सा जो है जिसमें अध्याय 2 के बारे में दिया हुआ, यूरोप में समाजवाद, आगमन, नाटकीय घटनाक्रम, ये सब चीज़ें हैं, तो इनकी चर्चा हम कल वाले में करेंगे। आज हम अपने मेन मुख्य टॉपिक पर आते हैं, फ्रांस की क्रांति। इसमें थोड़ा अध्याय 3 के बारे में भी दिया हुआ है, नाथसीवाद वगैरह के बारे में। चलिए हम फ्रांस की क्रांति पर आते हैं। तो चलिए, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति का ये पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ डिस्कस करते हैं। ये एक पहली क्रांति, मतलब विश्व के इतिहास में एक पहली ऐसी क्रांति जहाँ पर राजशाही को समाप्त करके एक जनता के द्वारा या जनता की भागीदारी वाली एक सरकार का गठन किया गया। और ये विश्व के इतिहास में पहली ऐसी घटना थी कि किसी राजा को उसकी सत्ता से हटा दिया, क्योंकि हर जगह विश्व में राजशाही थी, राजा के द्वारा लोग सत्ता मतलब जो भी होता था, एक राजा होता था, नवाब जैसे हमारे बादशाह होते थे, अकबर हो गया, उसके पहले जो है अशोक हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, ठीक है, गुप्त वंश था। इस तरीके से वहाँ पर भी जो है राजशाही वाला सिस्टम होता था यूरोप में। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। 14 जुलाई 1779 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। चैप्टर रीडिंग बहुत ज़रूरी है। कई बार चैप्टर रीडिंग से हमें फ़ायदा ये होता है कि क्वेश्चन आंसर जो हम आगे चल के लिखते हैं, क्योंकि हम चैप्टर रीडिंग करते नहीं हैं, बाद में अलग से क्वेश्चन आंसर वो हमें जो कॉपी पे लिखाए जाते हैं और उसको हम रट्टा मारते हैं, और वो फिर जितना रट्टा हमें मार पाए तो उतना हमने लिखे आ जाके, रट्टा नहीं मार पाए तो फिर सोचते रहते हैं कि भाई क्या लिखें जाके। चैप्टर रीडिंग करना, उसको बार बार रिवाइज करना और कहानी को उसको कहानी के तरीके, स्टोरी के तरीके से उसको विजुलाइज करना। क्या आप सोचें कि ऐसा हुआ होगा, क्या हुआ होगा, फ्रांस की क्रांति होगी, फिर इस शहर कैसा होगा, सुबह सुबह जो है आतंक का माहौल होगा। जैसे लॉकडाउन में क्या कोरोना के आतंक का माहौल है, उसी प्रकार से वहाँ पर भी अलग तरह का आतंक था कि सैनिक आ जाएंगे, मार देंगे, अंदर ही रहो, घर के बाहर मत निकलना। चलिए आगे पढ़ते हैं। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। मतलब भाई जब वहाँ देखा कि अरे भाई राजा तो इस सेना भेज रहा जाके हमको मार देगा, वहाँ पे ऐसी अफवाह फैल गई। अफवाह थी, सच बात थी भाई, उसको तो उस समय के लोग जानते, लेकिन वहाँ के लोग काफ़ी घबराए हुए थे कि भाई अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे हमारे देश में ना करो या मरो का आंदोलन गांधी जी ने आखिरी में दिया था कि अब करो या मरो, मतलब अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना ही है, तो उसी तरीके से वहाँ पे भी लोगों ने सोचा कि अब तो होना पड़ेगा, अब तो कदम उठाने पड़ेंगे। तो जो 7,000 लोग, मतलब औरतें और मर्द, वहाँ पे इकट्ठा हुए एक जगह टाउन हॉल में, और वहाँ पर उन्होंने जनसेना का गठन किया कि हमको राजा के खिलाफ लड़ना है। हथियारों की खोज में बहुत सारे सरकारी भवनों पर जबरदस्त किया। वह हथियार कहाँ रखे जाते थे? जो सरकारी गोदाम होते थे, सरकारी ऐसे जो है मतलब परिसर होते थे, वहाँ सारे हथियार ये रखे जाते थे। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील के किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। वहां एक किला था, जैसे हमारे यहाँ लाल किला है, आगरे का किला है, वैसे वहाँ पे एक बास्तील का किला है, या बास्तील का दुर्ग भी इसे कभी कभी बोलते हैं। तो वो जो है किला था, तो वो लोगों को लगता था कि ये जो है राजा जो है, जो भी क्रांतिकारी होते हैं, इनको वहाँ बंद कर देता है। वहीं पे हमको लगता है वहाँ पे सेना रहती होगी, वहाँ हथियार बहुत होंगे, चलो वहीं धावा बोलते हैं। तो सरकारी भवन तो एक तो
होते ही थे कि जहाँ पे सैनिक हथियार वगैरह चीज़ें रखी जाती, सरकारी भवन प्राथमिक दृष्टि से देखे जाते थे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। तो बास्तिल का किला तो जो है मतलब एक राजा की क्रूरता का प्रतीक था, तो उसको तो लोग और भी ज़्यादा बुरी नज़रों से देखते थे कि नहीं, इसको तो बिल्कुल हमें ख़त्म कर देना है। तो हथियारों, आगे पढ़ते हैं इसमें। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया। वहाँ पे मतलब जो बास्तिल का कमांडर था, वहाँ का मेन जो अधिकारी था, वो मारा गया। कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। कैदी केवल मतलब कैदी बहुत ज़्यादा नहीं थे, कैदी वहाँ 7 थे, क्योंकि एक राजनीतिक जेल थी। वहाँ पे जो भी होते थे राजनीतिक कैदी या ऐसे कैदी जो राजा के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते थे, वो राजा उसमें उसको उठा के बंद कर देता था उस किले में, उस किले की जो जेल थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। मतलब इसको लोग पसंद नहीं करते थे बिल्कुल भी, क्योंकि जैसे हमने कि बताया कि यहाँ पे सब जो भी होता था उठा के राजा इसमें बंद कर देता था, तो लोग कहते थे इसको तो भैया 100% गिराना है। इसलिए किले को ढहा दिया गया। मतलब लोगों ने अकेले हाथों से हाथों तो उसको किले को पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया, और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति से सुना जाते हैं। मतलब लोगों को उसके जो टूटे फूटे जो है, जो भी उसका मलबा था, वो लोगों ने जाके बाजार में बेच दिया कि भैया इसको धर ले, बहुत कीमती है, यही वही राजा किले का है मलबा जहाँ पे सब अत्याचार होते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हो गया था। मतलब जो ग्रामीण इलाके जैसे हम लोग इनको बोलते हैं, वहाँ पे संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। जैसे हमारे यहाँ पे जो है कहीं गेहूँ की कीमतों का, आलू की कीमतों का है संग होता है कि नहीं महंगी हो गई, सस्ती हो गई। उस समय वहाँ पर पाव रोटी जो थी, पाव रोटी मतलब वो दुकानों पे मिलती थी। मतलब एक तरीके से जैसे हम लोग कई सारी चीज़ें खरीदने जाते हैं, वो दुकान से ही खरीदते हैं, है ना। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग बाहर से मंगाते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। उस तरीके से पाव रोटी वहाँ पर जो है लोग वो एक तरीके से उनका खाने पीने का मेन चीज़ होती थी। तो वो उसकी कीमतें बढ़ गई, लोगों का खाने की बहुत दिक्कत हुई। तो एक तो वो भी एक बहुत सबसे बड़ा कारण था। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। मतलब ये जो संघर्ष था वो अंतिम रूप में जो है आखिरी में, जो मतलब संघर्ष जब बहुत आगे बढ़ा, तो ये फ्रांस का जो राजा था उस समय, फिर उसको आखिरी में सजाए मौत, उसको फांसी दी गई। हालांकि उस समय के अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ, आगे हम इसमें पढ़ेंगे। तो लोगों को क्या था, उस समय इतना था नहीं कि इतना जो है, जब संघर्ष स्टार्ट हुआ था तो सरकार के वहाँ के मतलब जो शासन व्यवस्था थी उसके खिलाफ तो गुस्सा था ही, लेकिन इतना नहीं था कि राजा मार दिया जाएगा। लेकिन जब होता ना कि जोश में फिर, क्योंकि राजा के खिलाफ तो गुस्सा था ही लोगों का पहले से। उसके बाद जब राजा को पकड़ा गया तो जब निर्णय जनता की कोर्ट में हुआ कि इसका क्या किया जाए, तो लोगों ने कहा चलो मार दो, इसको निपटा दो। यही बहुत परेशान करता था। ये जिसमें देखे दिया हुआ है चित्र, बास्तिल का ध्वंस। बास्तिल का किला इस प्रकार से वहाँ पर था। उसको फिर बाद में जो है लोगों ने ये क्रांति सशस्त्र जो है क्रांतिकारी जो विद्रोही हैं, ये आपके सब पूरे, ये बास्तिल का किला है। ये पूरा जल रहा है, बम गोले दागे गए हैं। ये बास्तिल का किला है। चलिए आगे देखते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। अब उस समय जो क्रांति थी, क्रांति सब एकदम से तो क्रांति हुई नहीं कि लोग जो हैं अगले दिन उठे कि हाँ क्रांति करनी है। क्रांति एक लंबा एक चरण चलता है, उसके बाद एक क्रांति जन्म लेती है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर जो है हमें एक्सप्लेन किया गया है कि क्रांति जब हुई तो किस प्रकार से जो है ये क्रांति आगे बढ़ी। तो 18वीं सदी के उत्तान में फ्रांसीसी समाज। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोनितो से हुआ था। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ हमने जैसे बताया कि हमारा मुगल राजवंश, मौर्य राजवंश, गुप्त राजवंश, इस तरीके से अलग अलग प्रकार के राजवंश हुए। उसी प्रकार से वहाँ पर भी जो है वहाँ का जो सम्राट था वो बुर्बो राजवंश से था। तो ये क्वेश्चन आपके में आ सकता है कि भाई जो है फ्रांस का सम्राट किस वंश से मतलब जुड़ा, किस वंश से आता था, तो ये बुर्बो राजवंश से आता था। ठीक है,
एंथोनियस ऑफिस का राज्यारोहण के समय उसने राजकीय कोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। तो फ्रांस भाई जब उस समय क्या होता भाई, एक देश दूसरे देश पर जो है आक्रमण करते थे, युद्ध लड़ते थे, ज़मीनें हथियाते थे, हैं, साम्राज्य अपना विस्तार करना होता तो युद्धों में उलझे रहते थे। तो युद्धों में वो खर्चा तो होता ही है भाई, गोला बारूद, आदमी, खाना पीना सब कुछ लगता है। और साथ में क्या था कि ये हाँ, ये जैसे ही जब इनके राजा बने तो इनके यहाँ कोसी खाली, इनके मतलब पैसा ही नहीं अकाउंट में है। पता चले जो इनको दिया गया कि यहाँ की व्यवस्था संभाल लो फैक्ट्री की, तो बदला है यहाँ खरीद कुछ है ही नहीं इंतजाम। तो वही हाल इनका। इन्होंने जब सत्ता संभाल ली तो अकाउंट चेक किया कि यार क्या कुछ खर्चा पानी है, कुछ बढ़िया चीज़ें मंगाई जाएँ, तो देख लेंगे नहीं रुपये नहीं है। अच्छा करेंगे, ठीक कोई बात नहीं भैया। तो ठीक, आगे बढ़ते हैं, हंसी मजाक हो गया बहुत। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के मतलब वहाँ पे ना एक फ्रांस में क्या था ना कि जो राजा था मतलब यही लुई 16वां, तो वहाँ पर जो है वो पेरिस शहर में नहीं रहता था। जैसे हम लोग आगे इसमें भी पढ़ेंगे जब पेरिस शहर के बारे में, वो रहता था वर्साई का एक पैलेस था, बहुत मतलब शानो शौकत वाला पैलेस था, बहुत बेहतरीन पैलेस, वहाँ पे वो रहा करता था। तो उसमें भी भाई भाई राज दरबार है, वहाँ पे नौकर होंगे, वहाँ पर जो है सब जो है डेली कम से कम 150 आदमी का खाना बनेगा, हैं, दुनिया भर की जो है वहाँ पे सब चीज़ें बिलायती चीज़ें मंगाई जाएंगी, है ना। वहाँ पे इतना सब कुछ जो है सब इतना गार्डन वार्डन है, सब उसकी देखभाल मतलब हर तरीके की वहाँ पर जो भी व्यवस्था होती थी सबसे बढ़िया उस समय वहाँ पर मौजूद थी। तो स्वाभाविक सी बात उसमें खर्चा भी होना था, तो एक तो वो खर्चा होता था। फिर उसके बाद जो है इन्होंने लुई 16 ने क्या किया, लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। उसमें क्या ना, वो अमेरिका में जो है अमेरिका की क्रांति हुई थी ना, अमेरिका ने ब्रिटेन से आज़ादी पाई थी। तो इन्होंने लुई 16 थे उस समय अमेरिका की मदद की थी, क्योंकि ये ब्रिटेन के मतलब ब्रिटेन को शत्रु मानते थे, और इधर भाई अमेरिका वाले ब्रिटेन से आज़ादी चाहते थे, तो इन्होंने जाके उनका सपोर्ट किया था अमेरिकियों का कि हम तुम्हारा साथ देंगे, टेंशन क्या लेते हो, ये हम हमको यहाँ तंग किए हैं, हम इनको वहाँ के तंग करेंगे। तो उन्होंने इनसे आज़ादी दिलाई थी। भाई अब स्वाभाविक सी बात है कि आप इतनी अपनी सेना अमेरिका लेकर गए इतनी दूर, और वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि फ्री में चली गई सेना, खर्चा पानी लगा होगा। तो इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज हो गया, मतलब इन्होंने कर्जदार हो गए हैं और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। मतलब इन पे 10 अरब लिवरे का कर्ज ये हो ही गया, उससे पहले से एडवांस में इनके ऊपर कर्जा पहले से था, मतलब पहले से कंगाल थे। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे, मतलब इनको जो कर्ज दिया था कहने लगे 10% इंटरेस्ट पड़ेगा, समझ लो पहले। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अब क्या था कि भाई इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और अगर नहीं चुकाएंगे तो और बढ़ता चला जाएगा। तो फिर इन्होंने जो है मजबूरी हुई कि भाई अब तो भाई चुकाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फ्रांस में संकट आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया इसके लिए भाई, अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव और राज दरबार, सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। अब भाई सीधी सी बात है, सरकार के पास कोष खाली है तो सरकार को जो है पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा। सरकार पैसा कहाँ से इकट्ठा करेगी, सरकार पैसा जनता से इकट्ठा करेगी। जनता से सरकार कैसे पैसा इकट्ठा करेगी, कर्ज के रूप में, उनसे टैक्स लेगी। तो इन्होंने टैक्स को बढ़ाना, लोगों पे जो टैक्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था, और केवल तीसरे स्टेट के लोग, मतलब तीसरे जो जनसाधारण लोग थे, वो जो हैं इस टैक्स को अदा करते थे। ठीक है, तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं कि ये क्या चीज़ बता रहे हैं, किस प्रकार के 3 स्टेट में ये बटा हुआ था। हाँ, तो इसमें 3 स्टेट के बारे में उन्होंने बताया कि जो समाज था 3 तरीके के 3 कैटेगरी में बटा हुआ था, 3 तरीके के स्तर होते थे समाज के उस समय फ्रांस में। तो इसमें जो पहला जो सबसे ऊपर आता था वो था प्रथम स्टेट। प्रथम स्टेट में जो लोग आते थे वो थे पादरी समाज के लोग। ठीक है, उसके बाद जो स्टेट था, मतलब उसके बाद का जो स्तर था उसमें आते थे द्वितीय स्टेट में, मतलब द्वितीय स्टेट में आते थे कौन से लोग, जो कुलीन वर्ग वाले लोग थे। ठीक है, उसके बाद जो सबसे नीचे स्टेट था
तीसरा स्टेट वो था बड़े व्यापारी, ठीक है, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, जो मतलब छोटे मोटे कर्मचारी हम होते हैं वहाँ के, वो सब आते थे इसमें तृतीय स्टेट में। और कौन आता था? किसान और कारीगर, ठीक है, तो इसमें कौन आते थे? किसान और कारीगर आते थे। फिर कौन आता था? छोटे किसान और मजदूर, मतलब इनसे भी नीचे किसान और कारीगर जो थे, इनसे भी नीचे जो हैं ये होते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो भाई पादरी मतलब क्या है? जैसे हमारे यहाँ पे जैसे कई जगह होते हैं ना, प्रीस्ट होते हैं, तो उस तरीके से वहाँ पे पादरी होते थे। क्रिश्चियन वो धर्म को मानते थे। पादरी जो लोग होते थे वो भाई बहुत उच्च माने जाते थे, ठीक है। मतलब एक राजा के बाद, अगर राजा के बाद क्या, राजा के साथ कह लो, या कई बार कई जगह पर जब हम इसमें पढ़ेंगे आगे, तो राजा से भी ऊपर जो है पादरी होता था, पोप, है ना, उसको इंग्लिश में पोप बोलते हैं। तो पोप जो होता था, पोप जो है वही जो है, मतलब वो सब लोग क्या करते थे, पूजा पाठ वाला काम करते थे। लेकिन इन लोग को क्या ना, टैक्स वैक्स खुद नहीं देना होता था, मतलब खाना पीना खर्चा सारी चीज़ें, लेकिन टैक्स नहीं देना। मज़े सारे उनको लेने, आराम सारी चाहिए, लेकिन टैक्स नहीं देना। फिर द्वितीय स्टेट में कौन? कुलीन वर्ग के लोग आते थे। कुलीन वर्ग कौन? जमींदार वगैरह होते थे, सामंत होते थे, है ना, वो आते थे द्वितीय स्टेट में। इनका भी यही था कि खूब जो है आराम से जो है सब खेती वेती इनके पास, पूरे बड़े बड़े इलाके इनके पास होते थे, है ना, इनके अपने जो है सब चीज़ें चलती थी, जो भी फैक्ट्री वगैरह इनकी होंगी सबकी, है ना, इनके अंडर में सब चीज़ें चलती थी। इन लोगों को टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ता था, मतलब बिल्कुल बढ़िया ठाट बाट से रहने वाले। अब सबसे ज़्यादा कौन जो है पिसता था? सबसे ज़्यादा किसको जो है दिक्कत होती थी? वो होती थी तृतीय स्टेट के लोग को, जो बड़े व्यवसायी थे, व्यापारी थे, अदालती कर्मचारी थे, किसान, कारीगर, छोटे किसानों, सबसे ज़्यादा हाल तो ख़राब इनका होता था। जो ये हमारे जो है ये जो छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकरी होते थे, इनका तो और ज़्यादा बुरा हाल था। इनको तो ये था कि बस इनको कह दिया जाता था कि तुम जो है, तुमको थोड़ी सी ज़मीन दे रहे हैं यहाँ पर, मतलब रहने के लिए भी नहीं, मतलब ज़मीन का हिस्सा देते थे, उस पर खेती करो, खेती का जो भी है वो हम लेंगे, तुमको उसमें से थोड़ा बहुत जो सड़ा गला बच जाएगा वो खा पी लो, बस वहीं रहो। जीवन भर इनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ वहाँ पर ऐसे कार्य किया करती थी। तो ये हाल था वहाँ पर फ्रांस में भाई। पादरी लोगों को, इनको भी टैक्स नहीं देना, कुलीन वर्ग इनको नहीं देना, कौन देना था? तो भाई पैसा, सबसे ज़्यादा पैसे का बोझ किस पे पड़ता था? सबसे ज़्यादा कर्ज का बोझ किस पे पड़ता था? इन पे। भाई इन पे भी नहीं पड़ रहा, इन पे भी नहीं पड़ रहा, इन पे भी नहीं पड़ रहा, अब किस पे सबसे ज़्यादा पड़ रहा है? इन पे पड़ रहा है। भाई अपने यहाँ क्या है, सबको टैक्स देना होता है, जितने भी जो है टैक्स जो टैक्स मतलब जो इनको टैक्स के जो क्या बोलते हैं जो एलिजिबल हैं, जो उनको टैक्स देना होता है हिंदुस्तान में। लेकिन वहाँ पर क्या था कि भाई इतने लोग जो अलग कैटेगरी के होते थे, भाई इनको टैक्स ही नहीं देना होता था, मज़े से रहते थे। चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें। तो हमने अभी तक देखा कि जो है 3 स्टेट में बटा हुआ था। 3 स्टेट में जो पहले स्टेट के लोग होते थे, दूसरे स्टेट के लोग होते थे, वो आराम से मज़े से रहते थे, उसमें कोई टैक्स नहीं था। सबसे ज़्यादा किसको दिक्कत होती थी? तीसरे स्टेट को, क्योंकि उसको ही टैक्स देना होता था। एक तरीके से बड़ी मतलब जाती थी कि भाई हम ये बड़े आदमी हैं, इनको टैक्स नहीं देना, ये पोप हैं, इनको टैक्स नहीं देना, हम ही को टैक्स देना है। और कोई सुविधाएं नहीं, ये भी नहीं कि जो है इनकी बहुत जो है खातिरदारी हो रही हो, इनको बहुत ज़्यादा सरकार इनके लिए बहुत कर रही हो, वो भी नहीं, ठीक है। तो इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था, ठीक है। सामंती, हमने जैसे सामंत वगैरह, जो कुलीन वर्ग में सामंत वगैरह आते थे। प्राचीन राजतंत्र का पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था, ठीक है। प्राचीन राजतंत्र मतलब जो उनका पुराना राजतंत्र सिस्टम था, उसकी बात इन्होंने यहाँ पे करी है। चित्र 2 में समाज की, अब इसमें आगे देखते हैं। चित्र 2 में समाज, फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। बताइए 90% लोग किसान थे, और बेचारे ये इतने लोग मज़े करते थे। वो किसान जो थे, जो 90% जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा अधिक थी, वो उनकी कोई वही वैल्यू ही नहीं थी। लेकिन ज़मीन के मालिक और किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। मतलब जो है जो वहाँ पर जो है करते थे असली काम, जो मजदूरी करते थे, उनका कोई अधिकार नहीं था। अधिकार किसका था? चर्च का अधिकार था,
कुलीन वर्ग था उसका अधिकार था, मतलब द्वितीय स्टेट के लोग, और तीसरे स्टेट के जो पैसे वाले अमीर बड़े व्यवसायी होते थे उनका अधिकार रहता था। प्रथम दो स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मान प्राप्त थे, मतलब उनको जन्मजात जो है एक तरीके से ये अधिकार दिए गए थे उन लोगों को कि इस तरीके से आप जो है आपके पास अधिकार हैं। लेकिन जो तीसरा स्टेट था वो बेचारा किसी प्रकार के उसको अधिकार नहीं थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार अभी कौन कौन विशेषाधिकार थे? राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट, मतलब पहले तो कर में छूट नहीं देना, जैसे चर्चा हम लोग कर चुके। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी शामिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। मतलब देखिए इनके पास कर वसूलने का अधिकार इन लोगों को दिया हुआ था कि एक तो कर, ये मतलब देखिए कितना अत्याचार उस समय होता था। क्रांति पनपने का कहीं ना कहीं कारण होता है, और ये कारण देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या कैसे कारण है। किसानों को मतलब एक तो कर्ज ये लोग देते नहीं थे, लेकिन ये लोग जो है कर उल्टा जो है कि जो मतलब देने वाले लोग थे उनसे कर वसूलते थे, मतलब खुद नहीं देते थे लेकिन लेते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा में, आगे बढ़ते हैं, किसान अपने स्वामी की सेवा के घर एवं खेतों में काम करना तथा सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। और किसानों का यह था ना कि बेचारे वो बिल्कुल बंधुआ मजदूर थे, कि उनको जो है अपने जो है मतलब उनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं थे। जैसे आज के टाइम पर होता है ना कि भाई आपको इतने इतने समय से ज़्यादा नहीं आप काम ले सकते किसानों से, इतने से इससे ज़्यादा काम नहीं ले सकते हो। तो वहाँ पे बड़ा अलग व्यवस्था थी। मतलब उनका ये था ना कि आप गुलाम हो तो आपकी अगली पीढ़ी भी उनकी गुलामी करेगी, फिर उसके बाद की जो पीढ़ी होगी वो भी गुलामी करेगी। तो उनको मतलब बाध्यता थी कि आप अपने मालिक के जो है ना नहीं कर सकते अगर आपसे किसी भी तरीके का वो कार्य लेता है। अब क्या था कि भाई चर्च भी जो है इनसे जो है एक हिस्सा लेता था, मतलब चर्च भी इनसे कर लिया करता था। तो चर्च जो है किसानों से करों का एक हिस्सा लेता था, जिसे टाइड टाइड मतलब धार्मिक कर कहते थे। मतलब वहाँ पे जो है रिलीजियस टैक्स जो है वसूला जाता था, जैसे जजिया कर भारत में लगाया गया था, तो उसी प्रकार से जो है इनसे जो है धार्मिक कर लिया जाता था। जजिया कर खैर अलग था, लेकिन एक तरह के प्रकार का धार्मिक कर ये होता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। मतलब एक तो ये धार्मिक कर ले रहे हैं, ऊपर से सरकार को ये यहाँ पे कर चुका रहे हैं। उसके बाद फिर इन करों में टाइल मतलब प्रत्यक्ष कर और उनके अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। मतलब अगर जैसे सपोज इनको कर तो देना ही है, एज ए जनता एज ए नागरिक कर देना ही, साथ में क्या करना पड़ता था इनको कि जो भी अगर ये दुकान चला रहे हैं तो उसका टैक्स देना है, इनको कहीं पे आना जाना है उसका अलग टैक्स देना। तो मतलब एक तरीके से बहुत ही प्रकार के टैक्स लाद दिए गए थे जनता के ऊपर, कर लाद दिए गए थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तम्बाकू जैसी रोज़ाना उपलब्धि चीज़ों पर भी लगाया जाता था। मतलब खाने पीने की मतलब जो उनकी जो ये सब तम्बाकू खाते थे या जो भी नमक होता था खाने पीने संबंधी, तो उन पे अलग से अप्रत्यक्ष कर लगता था, है ना। जैसे अपने यहाँ जो है एक इनकम टैक्स होता है, फिर जीएसटी लगती है। नहीं खैर वो अपने यहाँ जो सिस्टम है वो अलग है, वो जनता को देख कर समझ लगाया जाता, संतुलित टैक्स लगाया जाता। लेकिन वहाँ पर क्या था ना कि टैक्स संतुलित नहीं था, संतुलित टैक्स जितना मन हुआ सरकार का उन्होंने टैक्स थोप। देखिए यहाँ पर हम जब दाहिने साइड देखेंगे तो कुछ नए शब्द ही करके लिखा हुआ है, जरा हम इसमें देखते हैं। जो हमने भी कई सारे शब्दों यहाँ पर जो है चर्चा की होगी उनके हम बारे में जानते हैं कि वो शब्द जो हैं उनके मतलब क्या हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं नए शब्दों में। लिव्रे, लिव्रे मतलब फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। मतलब ये 1794 तक फ्रांस की मुद्रा होती है, जैसे हमारे यहाँ क्या रुपया, जैसे वहाँ पर लिब्रे होती थी। स्टेट्स, क्रांति पूर्वी फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत की अभिव्यक्ति करने वाली श्रेणी। मतलब स्टेट मतलब एक तरीके से वहाँ पर जो फ्रांस की क्रांति हुई उसके पीछे जो है ये स्टेट का बड़ा हाथ था। मतलब ये जो अलग अलग प्रकार के स्टेट बटे हुए थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, ये चीज़ जो है एक बहुत बड़ा कारण बनी हमारी ये मतलब जो फ्रांस की क्रांति हमने जो हमने पढ़ी। पादरी वर्ग, पादरी वर्ग मतलब चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। नहीं, कई सारे जैसे पोप होते हैं ना, एक बड़ा पादरी होता है, उसके बाकी अन्य पादरी होते हैं, सहायक पादरी होते हैं। तो एक तरीके से उनका पूरा जो वर्ग था उसको मतलब पादरी वर्ग बोलते थे।
टाइड के बारे में उन्होंने कहा कि चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर, यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। मतलब इसका जो है 10वां हिस्सा जो कृषि उपज होती थी वो लिया जाता था। टाइल, सीधे राज्य को अदा करने जाने वाला कर, मतलब कितना ज़्यादा उनको दिक्कत होती थी कि तो इनको देते थे, उसके बाद फिर जो है राजा को टाइल देते थे, मतलब जो राज्य को अदा करने वाला कर होता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए एक तस्वीर दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है, बेचारा गरीब अनाज फल पैसा सलाद सब कुछ लाता है, मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं। मतलब ये है कि इतना मज़दूर वहाँ के जो कि छोटे किसान थे, मज़दूर थे, वो खूब काम करते थे, मेहनत करते थे, और खाने पीने की चीज़ें जो भी ऊपर करते थे, अनाज या जो भी खाने पीने की चीज़ें होती थी, फल हो गया, वो सारी चीज़ें लाते थे और इनके जो इनके सामंती लोग होते थे, ज़मींदार होते थे, इनको देते थे। लेकिन इन लोग कहीं नहीं उनकी तरफ देखें कि इनकी क्या समस्या है। मतलब पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया कि कितना ज़्यादा ये घमंडी होते थे। क्रियाकलाप जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें उन्होंने बताया है कि चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया है। अब देखिए इसमें क्यों इसे ऐसा बताया गया है कि जो किसान होता है वो क्या करता है, जैसे मक्खी क्या होती है, जो मक्खी होती है वो अलग अलग जगह से जाके जो है शहद वगैरह है ना, वो सब करती है, जाके लाती है, जाके चुनती है, जाके मेहनत करती है जाके। लेकिन जो है मकड़ा क्या होता है कि मकड़ा जो है कुछ मेहनत करता नहीं, मकड़ी का बुना बनाया जो जाल होता है उसको में आके रह लेता है आके, मतलब किसी प्रकार का उसको श्रम नहीं करना एक तरीके से। इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है कुलीन व्यक्ति मकड़ा और किसान मक्खी। चलिए आगे देखते हैं। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। अब क्या था कि भाई वहाँ पे खेती नहीं हो रही, अनाज उग नहीं रहा उस हिसाब से, लेकिन अनाज की जो मांग थी, खाने वालों की संख्या बढ़ गई। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावर्टी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। ठीक है, अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। अब क्या था वहाँ पे भाई, चीज़ें महंगी हो गई, सामान महंगा हो गया, अनाज महंगा हो गया, लेकिन जो मजदूर काम कर रहे थे मिलों में, फैक्ट्रियों में, उनके मालिक उस हिसाब से उनको वेतन नहीं दे रहे थे जिस हिसाब से मार्केट में चीज़ों के दाम थे। कि भाई इतनी पता चले सामान तो इतना महंगा है, उनके घर में 5 लोगों का जो है फैमिली, लेकिन उनको जो है पैसा जो मिल रहा है वो 2 ही आदमी का मिल रहा है, बाकी के 3 लोग क्या करें, भूखे रहें। तो ये कहीं ना कहीं संतुलन नहीं था। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाएं चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती थी जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी। मतलब भाई हमारे यहाँ भी देखो देश में होता है ना कि जब सूखा ओला हो जाता है तो बड़ी समस्या हो जाती है किसान को, कि भाई जितना उसने मेहनत करी पूरे साल, ओला गिर गया, खेती बेकार हो गई, सूखा हो गया, पानी नहीं मिल पाया, खेती बेकार हो गई। तो इस समय क्या होता था कि यहाँ पर भी इनको ये दिक्कत होती है कि इस तरीके की घटनाएँ जब जितनी समस्या आ जाती थी, और साथ टैक्स देना है, ऊपर से कुछ जितनी मेहनत की थी, कमाने का सोचा तो वो भी नहीं कमा पाए, इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसी जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। मतलब इस तरीके से जो है कई सारी घटनाएं फ्रांस में होती रहती थी, कोई पहली बार ऐसा नहीं था। तो ये इन किसानों के लिए एक तरीके से दिनचर्या बन गई थी। नए शब्द इसमें देखते हैं। नए शब्द, जीवन संकट, ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ जाए। ठीक है, जैसा अभी इसमें पढ़ा था, जीवन संकट। अनाम, जिसका नाम ही ना मालूम हो। तो ये वर्ड इसलिए भी चर्चा में, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे, जब हम लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं और उसमें जो है हम सोचते यार ये क्या ऐसा पूछ दिया, क्या इसका मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा। तो इसलिए ये मीनिंग बड़ी बहुत ज़रूरी है। ये मतलब पता होता है तो हम आगे हमारे दिमाग में अपने आप आ जाता है कि अच्छा हाँ हमें ये लिखना है।
चलिए फिर आज के लिए यहीं तक रखते हैं। उसके बाद हम आगे जो इसमें ये आगे दिया हुआ है, जीवन संकट कैसे उत्पन्न होता है, मतलब जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है, ये पूरा इसमें चार्ट एक दिया हुआ है, बना हुआ है किस प्रकार से सब चीज़ें आगे। फिर उसके बाद उभरते मध्य वर्ग, नियम विशेषाधिकार के अंत की कल्पना, ये सब चीज़ें जितनी भी सारी चीज़ें हैं हम आगे के भाग में इसमें चर्चा करेंगे। तो आज के लिए यहीं रखते हैं। धन्यवाद।